अच्छा बेटा, फॉर्मेट के लिहाज से हमारा ये 15th लेक्चर है जी। लास्ट लेक्चर में हम कैपिटल गेन्स को डिस्कस कर रहे थे जी। कैपिटल गेन सेक्शन 37, कैपिटल गेन से रिलेटेड हम सारी एडजस्टमेंट तकरीबन पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक लास्ट ट्रीटमेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि वो मिसिंग है, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस लेक्चर नंबर 16 में हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को डिस्कस करना है। तो कैपिटल गेन के हवाले से जो लास्ट ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताकर फिर इंशाअल्लाह हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरफ मूव करेंगे। कैपिटल गेन से रिलेटेड वो लास्ट ट्रीटमेंट क्या है जी? लास्ट ट्रीटमेंट है जी अमाउंट रिसीव, इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव्ड। आपको विरासत में कोई भी रकम मिली हो, कोई भी रकम जो आपको विरासत में मिले कोर्ट केस के बाद, अदालती मुकदमा करने के बाद आपको कोई विरासत का कोई मसला हो, उसका केस जो है वो अदालत में चला जाए और अदालत से केस जीतने के बाद आपको रकम मिले, तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ कैपिटल गेन। इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव्ड, कैपिटल गेन्स के हवाले से, कैपिटल गेन्स के हवाले से ये 5वीं ट्रीटमेंट है। इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव्ड थ्रू कोर्ट केस। मुकदमा अदालत में चलने के बाद अगर आपको विरासती कोई रकम मिलती है तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन। अब इस पर टैक्स होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है जी इस कोर्ट केस का फैसला कितने सालों में हो जाता है। अगर ये कोर्ट केस का फैसला बिफोर 5 ईयर हो जाए, 5 साल से कम अरसे में हो जाए, बिफोर 5 ईयर्स, अगर ये अदालती मुकदमे का फैसला 5 साल से पहले हो जाए तो फिर जितनी भी रकम मिलेगी दैट इज़ फुली टैक्सेबल। अगर अदालती मुकदमे का फैसला 5 साल से पहले हो जाए तो जितनी भी रकम मिलेगी ये फुली टैक्सेबल होगी। और अगर अदालत में वो मुकदमा 5 साल से ज़्यादा अरसा चलता रहा, आफ्टर 5 ईयर्स, तो फिर ये फुली एग्जैम्प्ट होगा, फिर ये फुली एग्जैम्प्ट होगा। तो इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव्ड के हवाले से ये 2 ट्रीटमेंट्स हैं कि अगर आपको विरासत में कोई रकम मिली है अदालती मुकदमे के बाद, अगर वो अदालती मुकदमा 5 साल से पहले डिस्पोज ऑफ हो जाता है, फैसला सुना दिया जाता है, तो जो रकम आपको मिलेगी वो फुली टैक्सेबल होगी। और अगर वो फैसला 5 साल के बाद आता है, 5 साल आप वो मुकदमा लड़ते रहते हैं, तो जितनी भी रकम मिलेगी है तो कैपिटल गेन, लेकिन फुली एग्जैम्प्ट होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैपिटल गेन कंप्लीट हो गया। आज लेक्चर नंबर 16 हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेट के लिहाज से। कैपिटल गेन, अब इनकम फ्रॉम सैलरी हमने कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लिया, बिजनेस को कंप्लीट कर लिया, कैपिटल गेन्स को कंप्लीट कर लिया। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम आती है और वो टैक्सेबल है या नहीं है, इसके बारे में हमने पढ़ना है जी। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की हम वो आइटम्स पढ़ने जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंपैरेटिवली इजी है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सबसे पहले हम इसकी वो वाली आइटम्स पढ़ने जा रहे हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती हैं लेकिन वो फुली एग्जैम्प्ट हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की वो आइटम्स जो फुली एग्जैम्प्ट हैं। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 है, इसमें आता है जी गिफ्ट फ्रॉम फादर और मदर। गिफ्ट फ्रॉम फादर और मदर, या बर्थडे प्रेजेंट रिसीव्ड, बर्थडे गिफ्ट और प्रेजेंट रिसीव्ड,
किसी को फादर या मदर की तरफ से गिफ्ट मिलता है, किसी को कोई बर्थडे गिफ्ट मिलता है, कोई बर्थडे प्रेजेंट मिलता है, दैट इज़ फुली एग्जाम्ड। चाहे वो जितनी मर्जी मालियत का सोना हो, प्रॉपर्टी हो, बर्थडे प्रेजेंट, ये गिफ्ट फ्रॉम फादर एंड मदर, ये फुली एग्जाम्ड है। उसके बाद बेटा रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। किसी का कोई रिश्तेदार फादर मदर में से, ब्रदर में से कोई दूसरे मुल्क में है और वो वहाँ से अपने इस रिश्तेदार को रकम भिजवाता है। अहमद इकबाल जिसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर कोई इसका रिलेटिव इसको दूसरे मुल्क से रकम भिजवाता है तो पाकिस्तान में रेमिटेंस को इनकरेज किया जाता है कि दूसरे मुल्क से आने वाला पैसा मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। दैट्स वाई रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। जितनी रेमिटेंस दूसरे मुल्क से आएगी, जितना पैसा दूसरे, आपका अपना ना हो, मतलब आप कोई जॉब ना कर रहे हों, आप कोई बिजनेस ना कर रहे हों, आप कोई जॉब ना कर रहे हों, आप कोई बिजनेस ना कर रहे हों, यह है कोई आपको भेजे पैसे। देखिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं वो आपका इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा जाएगा। आप जॉब कर रहे हैं वो सैलरी है आपकी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। दूसरे मुल्क से कोई रिश्तेदार अगर पैसे भिजवाए तो वो फुली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद है बेटा कैश अवार्ड और मेडल अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। किसी की कोई खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए अगर हुकूमत पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान उसको कोई इनाम दे देता है, कैश प्राइज़ दे देता है, तो दैट कैश प्राइज़ इज़ फुली एग्जाम्प्ट। तो कैश प्राइज़ और मेडल अवार्ड ग्रांटेड बाय, अवॉर्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फुली एग्जाम्प्ट है जी। किसी ने अपने लाइफ इंश्योरेंस करवाई भी है, उसकी लाइफ इंश्योरेंस का देखें, लाइफ इंश्योरेंस का एग्रीमेंट क्या होता है कि जितनी देर आप प्रीमियम पे करते रहेंगे, जो एग्रीमेंट हुआ है 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 15 साल के लिए, आपको हर साल प्रीमियम अदा करना पड़ता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। उसमें ये एग्रीमेंट होता है कि भाई अगर 15 साल के बाद जो एग्रीमेंट है वो जब ख़त्म हो जाएगा और आप अगर ज़िंदा हैं तो आपको कैश में या आपकी फैमिली को रकम अदा कर दी जाती है। तो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम मेच्योर होता है उसे कहते हैं इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी दैट इज फुली एग्जाम्प्ट। जो इंश्योरेंस की रकम मिलती है मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी पर, जब पॉलिसी मेच्योर हो जाती है, वो एग्रीड टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो जितनी भी अमाउंट है वो आपको कैश में मिल जाती है, दैट इज़ फुली एग्जाम्प्ट। उसके बाद अगर आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है जी अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट की, और मेडिकल ट्रीटमेंट की इंश्योरेंस अमाउंट आपको मिल जाए, अगर रीइम्बर्स हो जाए कि आपने वो एक्सपेंस किए हों, कंपनी को आप वो जमा करवाएं और कंपनी आपको वो रीइम्बर्स कर दे, रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस और हॉस्पिटलाइजेशन, ये फुली एग्जाम्प्ट है। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, तकरीबन हर क्वेश्चन में ही आएगी। अगर किसी की ज़री इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम, तो आपने पढ़ा है एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में फुली एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में फुली एग्जाम्प्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हिस्सा है। ये भी आपने एग्रीकल्चर इनकम में ही पढ़ा है।
इनकम फ्रॉम या रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ये फुली एग्जैम्प्ट है। इनकम या रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि कोई भी लैंड, कोई भी प्रॉपर्टी जो आप रेंट पर भी बेशक दे दें, लेकिन अगर वो जिसको आपने रेंट पर दी है ना, वो अगर उसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है ना, तो आपके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम ही है और वो फुली एग्जैम्प्ट है। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होना चाहिए, चाहे आप खुद कर लें चाहे किसी को दे दें। उसके बाद है जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, कार, फर्नीचर, आपके ज़ाती इस्तेमाल में जो घर है, ज़ाती इस्तेमाल में जो मकान है, जो कार है, जो फर्नीचर है, इसको बेच कर जो गेन होगा दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ये फुली एग्जैम्प्ट होगा। स्कॉलरशिप रिसीव्ड फ्रॉम HEC फॉर MPhil, PhD या किसी भी एजुकेशन के लिए, अगर HEC की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, वजीफ़ा मिल जाता है फ़ॉरेन में स्टडी करने का, या वो नकद रकम आपको अदा कर देते हैं, तो ये फुली एग्जैम्प्ट है। देखिए बच्चे, बात सुनिए जरा ध्यान से, शाबाश। ये मैंने लिखा जी एनकैशमेंट ऑफ DSCs, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, या लिख लीजिए साथ और अदर डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, या इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जिसमें लोगों ने पैसे जमा करवाए होते हैं, चाहे वो NIT यूनिट हो, चाहे वो कोई डिपॉजिट, नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स भी हैं, ख़ास डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी हैं, KHAS ख़ास डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी हैं। कोई भी सर्टिफिकेट जहां पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां से आपको माहाना या सालाना मुनाफा मिल रहा है, जब आप ऐसे सर्टिफिकेट को बेच देते हैं ना और उसकी रकम हासिल कर लेते हैं, तो उसको कहा जाता है एनकैशमेंट। क्या कहा जाता है? क्या आपके पास वो सर्टिफिकेट था, उसके बदले में आपको हर महीने या हर साल मुनाफा मिलता था, लेकिन आपने उस सर्टिफिकेट को बेचकर रकम ले ली है वापस। रकम का ले लेना मुनाफा नहीं है, इनकम नहीं है। हाँ, उस पर अगर जो मुनाफा मिल रहा था ना, जो माहाना या सालाना प्रॉफिट मिल रहा था, वो इनकम थी, उस पर टैक्स पड़ेंगे हम FTR में जाकर। लेकिन किसी चीज़ को बेच देना और उसकी कैश रकम हासिल कर लेना, इसको कहते हैं एनकैशमेंट। दैट इज़ नॉट कॉल्ड इनकम। इनकम क्या होती है? मुनाफा, फ़ायदा, कि आपने इन्वेस्टमेंट की हो और वहाँ से आपको माहाना या सालाना मुनाफे का हिस्सा मिल रहा हो। तो जब आपने बेच ही दिया, पैसे नकद हासिल कर लिए अपने वापस, तो ये एनकैशमेंट है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये इनकम नहीं है, ये फुली एग्जैम्प्ट है। लोन फ्रॉम relatives or friends
चाहे वो ब्रदर, सिस्टर, फादर और एटसेट्रा, कोई भी रिलेटिव हो, उससे आप लोन लेते हैं थ्रू क्रॉस चेक। थ्रू क्रॉस चेक तो ये फुली एग्जैम्प्ट होगा। लोन फ्रॉम रिलेटिव्स जिसमें फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, फादर, थ्रू क्रॉस चेक। देखें ये बड़ा आसान था लोगों के लिए टैक्स चोरी करने के हवाले से, कि किसी के पास भी रकम आती थी ना तो वो कहता था जी मैंने किसी से कर्जा लिया हुआ है, मैंने जी फलां से कर्जा लिया हुआ है, ताकि टैक्स से बच जाएं। तो यहाँ अब क्या लगा दी गई है, शर्त लगा दी गई है कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है ना, वो कर्जा चेक के ज़रिए, क्रॉस चेक के ज़रिए आपके अकाउंट में जमा होगा। अगर क्रॉस चेक का मतलब होता है जिससे आपने लिया है ना उसका चेक मिलेगा आपको, वो चेक आप अकाउंट में जमा करवाएंगे तो ये रिकॉर्ड रहेगा कि मिस्टर ए के अकाउंट से रकम मिस्टर बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है। वरना मैं तो किसी का भी नाम कह दूँ भाई मैंने फ़लाँ शख्स से कर्जा लिया था, तो टैक्स में राहत तब मिलेगी, टैक्स में एग्जेम्पशन तब मिलेगी अगर आपने कर्जा लिया हो क्रॉस चेक के ज़रिए। अगर कैश में कर्जा, चाहे हकीकतन कैश में लिया हो और आप सच बोल रहे हो कि मैंने कर्जा लिया है और कैश में लिया हो, तो टैक्स वाले इसको नहीं मानेंगे। टैक्स वाले कहेंगे नहीं जी फुली टैक्सेबल है, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। आप कहेंगे नहीं जी मैंने वाकई कैश में लिया है, लेकिन क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं है, रकम ट्रांसफ़र होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जी हम इसको नहीं मानते, आप पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कर्ज लिया जाए क्रॉस चेक के ज़रिए तो फिर क्या है, फुली एग्जैम्प्ट। इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव, किसी को विरासत में कोई रकम मिलती है, अगर ये विरासती रकम भी किसी को कैश में मिलती है ना तो टैक्स वाले कहते हैं नहीं जी इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर ये विरासत में रकम थ्रू क्रॉस चेक मिलती है तो इसका फिर सबूत हो गया कि भाई आपको वाकई विरासत में रकम मिली, या आपकी ज़ाती इनकम नहीं है, आपको वाकई विरासत में मिलेगी। क्योंकि क्रॉस चेक का मतलब अगर फादर के नाम से, मदर के नाम से आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो जो इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव होगी दैट इज़ फुली एग्जैम्प्ट। क्रॉस चेक के जरिए अगर हुई, अगर कैश में हुई तो फुली टैक्सेबल होगी, अगर कैश में हुई तो फुली टैक्सेबल होगी, क्रॉस चेक में होगी तो एग्जैम्प्ट होगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। किसी के पास ज़ाती इस्तेमाल में कोई प्रॉपर्टी है, ज़ाती इस्तेमाल में फर्नीचर है, ज़ाती इस्तेमाल में कोई कंप्यूटर है, ज़ाती इस्तेमाल में मोबाइल फ़ोन है, ज़ाती इस्तेमाल में बुक्स हैं, जो चीज़ पर्सनल यूज़ में है अगर उसको बेच दिया और गेन हो गया, जो प्रॉफिट होगा दैट इज़ फुली एग्जैम्प्ट। Compensation received from insurance company in respect of damages to the agriculture produce or any insured loss। अगर किसी को इंश्योरेंस कंपनी से कोई कंपनसेशन मिलती है, किसी को इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी रकम मिलती है
चाहे वो एग्रीकल्चर की पैदावार की इंश्योरेंस करवाई हो उसने या अपनी किसी और प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवाई हो, अगर नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी रिकवरी उसे दे देती है, दैट इज़ कॉल्ड कंपेंसेशन। अगर किसी को कोई भी कंपेंसेशन मिलती है, किसी को कोई भी कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलती है, तो दैट कंपेंसेशन इज़ फुली एग्जेम्प्ट, दैट कंपेंसेशन इज़ फुली एग्जेम्प्ट। तो यहाँ तक हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की वो आइटम्स डिस्कस कर ली जो फुली एग्जेम्प्ट हैं। नेक्स्ट क्लास में कल से इंशाल्लाह ताला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की वो आइटम्स डिस्कस करेंगे जो या तो फुली टैक्सेबल हैं या पार्शली टैक्सेबल हैं। हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की वो आइटम्स डिस्कस की हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की वो आइटम्स डिस्कस की हैं जो फुली एग्जेम्प्ट हैं। कंपेंसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ डैमेजेस टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एनी इंश्योर्ड लॉस, किसी भी लॉस जिसको आपने इंश्योर करवाया हुआ था वहाँ से आपको रकम मिल जाती है, तो ये फुली एग्जेम्प्ट है। तो कल के लेक्चर में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कल के लेक्चर में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिस्कस करेंगे जो या तो फुली टैक्सेबल होंगे या पार्शियली टैक्सेबल होंगे।